हमने परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय वो खत्म कर दिए। इसके बाद अव्यय जो हमने शुरू किया था जिसमें सबसे पहला ही टॉपिक था क्रिया विशेषण, और वो ही इतना लंबा था जो अभी क्रिया विशेषण टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। और इसके बाद हम लोग उसका सेकेंड टॉपिक जो है संबंध सूचक अव्यय, उस वहाँ से शुरू करते हैं और वो अभी हमको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद तो हमें जो पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। हमारा सेकेंड टॉपिक है संबंध सूचक अव्यय। तो इसकी पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा क्या होगी? इसे संबंध बोधक भी कहा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसको संबंध बोधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पहले परिभाषा बता देती हूँ कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर ध्यान दीजिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब डेफिनेशन से बिल्कुल आपको कुछ नहीं समझ रहा होगा। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, पहले तो ये पता चल गया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आएंगे, शुरुआत वहां से नहीं होगी, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें उदाहरण के रूप में देती हूँ कि इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आपको शब्दों से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज, ये अकेले नहीं आते हैं, ये किसी एक दूसरे शब्द के साथ आते हैं। जैसे कि के पहले के साथ आया है शब्द, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के आगे। आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? के अंदर, के बाहर। इसके अलावा ये के साथ साथ की के साथ भी ये शब्द आते हैं। जैसे कि पहला लीजिए की और, की तरफ, और आएगा के चारों तरफ, अब इसमें से के साथ भी ये शब्द आते हैं, और से के साथ जो हम लोग शब्द लेते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, से हटकर, से बचकर आदि। तो इसमें ये इजी हो जाता है इनको पहचानना कि पीछे ये शब्द क्रिया विशेषण में भी आता है। आप ध्यान दीजिए, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, अंदर, बाहर, ये कालवाचक और स्थानवाचक में ये शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीछे नहीं लिखा जाएगा, के पीछे। ठीक है, मेरे पीछे चलिए, तो
पीछे ये शब्द सिर्फ आया तो क्रिया विशेषण अवयव, कौन सा वाला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव। लेकिन पेड़ के पीछे कोई छुपा है तो के साथ जब ये पीछे या ऊपर ऐसे शब्द आते हैं तो ये होता है संबंध सूचक या संबंध बोधक अवयव। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई जैसे तो मैं आपको इसके ऊपर एक वाक्य, जैसे सबसे पहले के ऊपर, टेबल के ऊपर किताब रखी है, पहला सेंटेंस। तो के ऊपर ये शब्द क्या होगा, संबंध सूचक अवयव। अब मैं परिभाषा के ऊपर आती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, तो ये हमारा संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द रहता है फर्स्ट, तो ये हमारा संज्ञा शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, टेबल किताब रखी है, लेकिन कहा संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, के ऊपर। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर बाकी जो दूसरे शब्द है उनसे पहले वाले शब्द का संबंध जोड़ता है, उन्हें कहा जाता है संबंध सूचक या संबंध बोधक अवयव। एक और सेंटेंस लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारे इसमें क्या है हमारे पास शब्द है, हम अपने हिसाब से इसमें वाक्य बनाते हैं। राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं, तो के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड टॉपिक जो है संबंध सूचक अवयव वो भी खत्म होता है और बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके की के साथ या से के साथ या की तरफ की और उस दिशा की ओर चलो, की तरफ उसकी ओर देखो, से हटकर, ऐसी चीज़ों से बचकर या हटकर चलो, तो ऐसे शब्द आपको दिख जाते हैं जिसको पहचानना बहुत ईजी होता है। इसलिए मैंने कहा था क्रिया विशेषण थोड़ा मुश्किल जाता है पहचानने में, लेकिन उसके बाद के जो बाकी जो 3 टॉपिक है वो उतने मुश्किल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने संबंध सूचक अच्छे से देख लिया है। अब हम इसमें थर्ड वाला टॉपिक देखने वाला समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक के लिए 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये सारे अवयव में सबसे इजी होता है, उसको पहचानना बहुत ही आसान है। टॉपिक है थर्ड, समुच्चय बोधक अवयव। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 शब्द या 2 वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहा जाता है, ठीक है। दो शब्दों या 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो कौन से शब्द, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। मैं इसमें आपको उदाहरण देती हूँ, ये सबसे इजी है, सेंटेंस देख के आप, शब्द देख के आप समझ जाएंगे। और या, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, कि ये शब्द भी आता है। इसके अलावा और क्या शब्द आ सकते हैं, वरना, ताकि, एव, आदि। वाक्य देखिए, वाक्य से थोड़ा क्लियर हो जाता है। पहला, सबसे पहला वाला सेंटेंस देखती हूँ मैं, एव के ऊपर मैं और ले सकती हूँ, पर
लक्ष्मण एफ सीता मिल गए। दो शब्दों या दो वाक्यों को लक्ष्मण एफ सीता, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अवयव। दूसरा जतिन और राम भाई, फिर से दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। एक और लीजिए, आसान सा सेंटेंस लेती हूँ मैं यहाँ पे। मनु मेहनत करता मनु मेहनत करता मनु मेहनत तो करता है, परंतु मनु मेहनत तो करता है परंतु अच्छे नंबर नहीं आते हैं। इसमें देखिए दो वाक्यों को आपको देखो, शब्द को जोड़ने वाला शब्द नहीं, तो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। मनु मेहनत तो करता है, ये पहला कंप्लीट सेंटेंस। अच्छे नंबर नहीं आते, ये दूसरा कंप्लीट सेंटेंस। जो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ा गया शब्द है परंतु। जब दो अलग अलग वाक्यों को कोई एक शब्द जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे शब्दों से बहुत सारे वाक्य बनते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। लोग हमेशा संबंध और समुच्चय में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समुच्चय वाले को के ऊपर वाले शब्दों से जोड़ देते, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें ये चीज याद रखनी है, समुच्चय मतलब वो वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाला शब्द। अब हम इसका लास्ट टॉपिक अवयव का जो है वो लेते हैं। इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा चौथा, वो है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि का मतलब ही होता है इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी ये सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको ऐसे वाक्य जिसमें ऑलरेडी आपको एक्सक्लामेटरी का साइन दिया रहेगा, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो हमारा चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। अभी सबसे लास्ट टॉपिक है विस्मयादि बोधक अवयव। देख लीजिए, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करती है। जो शब्द हर्ष, घृणा, जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हर्ष, घृणा, शोक, ये सारे जो भाव है वो प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, और ये एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आते हैं। दूसरा, हाय राम। उसके बाद हम लेंगे
अरे, शाबाश। सब में एक चीज कॉमन रहेगी कि आपको इसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन दिख जाएगा। इसीलिए विस्मयादि को पहचानना सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन दिख जाता है। तो मैं अगर इसके लिए अगर आपको सेंटेंस कहूँ तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर। पहला सेंटेंस है, बेचारी मैं चुप नहीं रह सकती, या फिर हम खुद ही बनाते हैं। सेंटेंस बनाना पड़ेगा मेरे को। वाह, मज़ा आ गया। तो इसमें वाह एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ है। सेकेंड हम लोग क्या ले सकते हैं, हाय राम। ये क्या हो गया, तो इसमें हाय राम। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस आते हैं और आपको अंडरलाइन करना पड़े या अवयव पहचानना पड़े, तो आपको अगर एक्सक्लेमेटरी दिख जाता है जिस शब्द के साथ, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा विस्मयादि बोधक अवयव होता है। तो अगर आपको ये लास्ट टॉपिक विस्मयादि बोधक अवयव का लास्ट टॉपिक अगर ये समझ में आ गया, तो इसी तरीके से हमें अवयव जो है, जो अविकारी शब्द है, इसके चारों जो प्रकार है वो हमारे खत्म हो गए। तो इसका मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, तो अभी इसके बाद मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूँगी। तो अभी इसके बाद आपको होमवर्क भी करना है। और एक चीज़ कि अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।